स्वागत है। आज का टॉपिक है शरीर में गति। इसमें आएगा हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा, गर्दन। इन स्थानों को संधि कहते हैं। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? क्वेश्चन मार्क। अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे हाथ, पैर, उंगली एवं पाद उंगलियों को दबाइए। दबाइए, इसमें आएगा दबाइए। यह आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है। क्वेश्चन मार्क। ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां। जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? क्वेश्चन मार्क। हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां होती हैं, कोहनी तक जुड़ी रहती है। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका सकते हैं जहां यह अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं? यह कंदुक खलिका संधि। इसमें आ जाएगा कागज की एक पट्टी को एक बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके किसी के निरीक्षण में उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए। जैसा कि आप कागज के बेलन, ये कटोरी है, ये गेंद है, कागज का बेलन है और कंदुक खलिका संधि है। ये प्रैक्टिकल है। फिर इसमें आएगा को गेंद पर चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने पर प्रयास कीजिए। गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है। कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। इसे कंदुक खलिका संधि कहते हैं। इसमें आएगा कंदुक खलिका। इसमें आएगा संधि, फिर श्रोणी संधि, फिर जांघ की अस्थि, फिर है ये कंदुक खलिका संधि। फिर धुराग संधि में आएगा, धुराग संधि में गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे ये दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस धुराग संधि, यह धुराग संधि खोपड़ी में। फिर प्रकार भिन्न है इसमें जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वर्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। क्वेश्चन मार्क। धुराग संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। हिंज संधि में आएगा घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों का ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। इसकी पिक्चर यह है घुटने की संधि कहते हैं हिंज की संधि। ठीक है, ये इसकी पिक्चर है। जो कुछ हमने बनाया वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में ही गति होने देता है। कोहनी में हिंज कब्जे संधि होती है जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। ऐचल संधि में आएगा। ऐचल संधि हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुल संधियां उन संधियों से भिन्न हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को ऐचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य ऐचल संधि है। नोट: गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोकिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियां वक्ष की अस्थियां का आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं यह पसली पिंजर की फोटो है। फिर इसमें आएगा पसली पिंजर के बाद आएगा है कि पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष की अस्थियाँ एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से आरंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे केसुरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 केसुरुकाओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। फिर इसमें आएगा अपने मित्र को
खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। क्या आपको उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? क्वेश्चन मार्क। इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। ये श्रोणि अस्थियां की पिक्चर है। फिर इसमें आएगा संरचना। यह संरचना श्रोणि अस्थियां हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कुल्ले वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी रक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की, फिर इसमें आएगा मानव खोपड़ी की पिक्चर है। फिर है बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्वेश्चन मार्क। क्या आप किसी कठोर अस्थि का भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है। फिर कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपालिका एवं उसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको नहीं, जितना कि हमारी कर्णपालिका, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। ये उपास्थि है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती हैं। फिर इसमें आएगा अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से इसे बाजे। फिर से कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती है। फिर कर्णपालिका, नीचे वाली कर्णपालिका होती है। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छू कर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? क्वेश्चन मार्क। इसे पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर आती हैं। फिर इसमें आएगा संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी कठोर एवं मोटी हो जाती हैं। यह अस्थि को खींचती हैं। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है, जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है। अवस्था में आती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। फिर इसमें आएगा जंतुओं की चाल। कैंचुआ। फिर इसमें आएगा बगीचे में चलते हुए एक कैंचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक सही सोख फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का परीक्षण कीजिए। इसके पश्चात कैंचुए को एक कांच की पट्टी, टुकड़े, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन मार्क। क्या यह गति पेपर पर कैंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किस पर कैंचुआ आसानी से चल सकता है? क्वेश्चन मार्क। इसमें कैंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखकर अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। कैंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। चलने के दौरान कैंचुआ अपने शरीर के पश्चिम भाग को भूमि में जबड़े रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्चिम भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्चिम भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। कैंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख बाल जैसी आकृति होते हैं। ये सूख पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। फिर इसमें मजबूत बनाते हैं। फिर कैंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। कैंचुए द्वारा किया गया है कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। घोंगा। एक घोंगे का अवलोकन कीजिए। अपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है। इसे कवच कहते हैं और यह घोंगे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। यह कवच एकक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंगे के साथ खींचता जाता है। फिर घोंगे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से
ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से चलने के ढंग का परीक्षण कीजिए। घोंगा। फिर कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसाल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसका पाद पैर है जो डेढ़ पेशियों को बना होता है। अब सावधानीपूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए। पाद पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंगे की गति कैंचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी? क्वेश्चन मार्क। तिल चिट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इनमें 3 जोड़े पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तिल चिट्टा की फोटो है। फिर इसमें आएगा वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिल चिट्टे में विशिष्ट पेशियाँ होती हैं। पैर की पेशियाँ उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियाँ तिल चिट्टे के उड़ने के समय पैरों को गति देती है। फिर इसमें आएगा पक्षी में आएगा पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ जाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूल होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पाद पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्र पाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। फिर इसमें आएगा, ये पिक्चर है पक्षी कंकाल की पिक्चर। फिर मछली में आएगा मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दड़ पेशी से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तो पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली चित्र 5.24 के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य की सहायता करते हैं। फिर मछली की पिक्चर, मछली में गति। फिर है मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं तो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। सर्प कैसे चलते हैं? क्वेश्चन मार्क। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्यक होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प को प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इसी कारण सर्प बहुत गति से आगे की ओर चलता है परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। महत्वपूर्ण प्रश्न 3, वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है ये घुलनशील। फिर है ऐसे पदार्थ जो पानी तथा अन्य तरल पदार्थ में आसानी से घुल जाता है ऐसे पदार्थों को घुलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे नमक, चीनी इत्यादि पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया कहलाती है। यह डी, इनमें से कोई नहीं। वाष्पीकरण भी नहीं है, चुनना भी नहीं है, छानना भी नहीं है। पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया पृथक्करण कहलाती है जिसके अंतर्गत वाष्पीकरण, चुनना इत्यादि शामिल हैं। फिर इसमें आएगा जल में घुलनशील एवं जल में से बाहरी कण बर्तन के पैंदे में जम जाने की क्रिया कहलाती है। ये निथाड़ना वह क्रिया है जिसके द्वार पदार्थ में निलंबित घुलनशील एवं भारी ठोस बन बर्तन की पैंदी पर बैठ जाता है तथा शुद्ध एवं साफ द्रव ठोस के ऊपर एकत्रित होते हैं। बर्तन की पैंदी पर बैठने वाला पदार्थ अवसाद कहलाता है। फिर निथानने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया कहलाती है। यह निथाड़ना वह क्रिया है जिसके द्वारा अवसाद के ऊपर का शुद्ध एवं साफ द्रव पदार्थ अवसाद को बिना हिलाए उसे डालकर अलग किया जाता है। इस क्रिया द्वारा किसी घोल में घुलनशील एवं भारी अशुद्धियों को अलग किया जाता है।
जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी? यह चुनना। जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो उसे चुनकर ही अलग किया जा सकता है, जैसे चावल में से कंकड़ निकालना। लेकिन यदि मिश्रण घुलनशील और सूक्ष्म मात्रा में है तो वहाँ क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग बेहतर होगा। फिर रक्त वाहिनियों में निम्नलिखित में कौन सी पेशी पाई जाती है? इसमें आ जाएगा ए में आएगा चिकनी पेशियाँ। चिकनी पेशियाँ पाई जाती रक्त वाहिनियों में निम्न कौन सी पेशी पाई जाती हैं? चिकनी पेशियाँ। फिर इसकी व्याख्या में आएगा चिकनी पेशियाँ अरेखित पेशियाँ होती हैं। इन पेशियों को अनैच्छिक भी कहते हैं। ये पेशियाँ हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती तथा चिकनी पेशियाँ हमारे आंतरिक अंगों की दीवारों पर पाई जाती हैं। हमारी रक्त वाहिनियों में चिकनी पेशियाँ पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं के गर्भाशय की दीवारों पर भी चिकनी पेशियाँ पाई जाती हैं। हृदय पेशियाँ मानव हृदय की दीवारों भित्ति में पाई जाने वाली अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। कंकाल पेशियाँ ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं तथा ये रेखित पेशियाँ हैं जो मानव कंकाल की गति एवं प्रचलन में सहायक होती हैं। ये कंडराहों द्वारा अस्थियों से जुड़ी होती हैं। फिर समूह फर्स्ट एवं सेकंड में सही मेल कीजिए। समूह फर्स्ट एवं सेकंड इसकी व्याख्या सहित है, सही सुमेल कीजिए। इसमें आएगा समूह 1 और समूह सेकंड। सुप्राटोक्लियर फोरामेन ये ह्यूमरस। फिर प्रजन धिंग का शिखर नीमियल क्रिकेस्ट टीबियो फिबुला। फिर अंश उलूखल ग्लिनोइड कैविटी अंश मेखला अवग्रह रूपी खांच सिंह माइंड नोच रेडियस अल्ना। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर के किस भाग में उपस्थित युक्त जोड़ पाए जाते हैं? इसमें आएगा दो कशेरुकों के मध्य। इसमें मानव शरीर में अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला लचीला संयोजक उत्तक होता है। यह हमारी अस्थि मज्जा में स्थित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। मानव शरीर में दो कोशिकाओं के मध्य उपास्थि युक्त जोड़ पाए जाते हैं। उपास्थि की संरचना के अनुसार ये कोलेजन या एलोस्टिन की बनी होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं: हाइलिन उपास्थि, ये इलास्टिक उपास्थि तथा फाइब्रो उपास्थि मानव शरीर के जोड़ों को लचीला बनाने का कार्य भी करती हैं। ठीक है, फिर इसकी पिक्चर है। फिर इसमें आएगा निम्नलिखित में से कौन सा मानव पेशी संकुचन के लिए एटीपी का स्रोत है? इसमें आएगा ए में फर्स्ट ग्लाइकोजन, फिर सेकंड में क्रेएटिन फास्फेट, फिर थर्ड में आएगा वायव्य कोशिकाएं श्वसन। इसकी व्याख्या में मानव पेशी संकुचन के लिए ग्लाइकोजन, क्रिएटिन फास्फेट और वायव्य कोशिकाएं श्वसन एटीपी के प्रमुख स्रोत हैं। मांसपेशियों में ग्लाइकोजन नामक कार्बोहाइड्रेट के बड़े भंडार होते हैं जिसका उपयोग ग्लूकोज से एटीपी बनाने के लिए किया जा सकता है। क्रिएटिन फास्फेट एक अणु है जो ऊर्जा को अपने फास्फेट बॉन्ड में स्टोर कर सकता है। जब मांसपेशियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो क्रिएटिन फास्फेट अपने फास्फेट को वापस एडीपी में स्थानांतरित कर एटीपी और क्रिएटिन बनाता है। कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट से एटीपी अणु उत्पन्न करता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली मांसपेशियां नहीं है? इसमें आएगा सी, ये ग्रेस्टोमीयस। फिर है ग्रेस्टोमीयस उड़ने वाली पेशियां नहीं होती, मांसपेशियां नहीं होती। पक्षियों में 3 प्रकार की उड़ने वाली मांसपेशियां पाई जाती हैं। ये पेक्टोरल मांसपेशी, फिर कोराको ब्रैकियालिस, लोंगांस मांसपेशियां और टेंसर मांसपेशियां। पक्षी मुख्य रूप से बड़े पेक्टोरेलिस मांसपेशियों द्वारा उड़ान भरते हैं जो कंधे पंखों को दबाते हैं और उड़ान के लिए आवश्यक शक्तिशाली विंग स्ट्रोक प्रदान करते हैं। कोराको ब्रैकियालिस लोंगस एक सहायक मांसपेशी है जो उड़ने के दौरान पंखों को उड़ाने और नीचे करने में सहायता करती है। टेंसर लॉन्गस मांसपेशियां उड़ने के दौरान प्रीपेटेजियम को फैलाए रखती हैं। कब्जा संधि पाई जाती है, ये पाई जाती है सी, ह्यूमरस और अल्ना में कब्जा संधि ह्यूमरस और अल्ना के बीच पाई जाती है। इस संधि में एक अस्थि के सिरे का उभार दूसरी अस्थि के गड्ढे में इस प्रकार फिट होता है कि उभरे सिरे वाली अस्थि कीवाड़ की भांति केवल एक ही दिशा में मुड़ सकती है। इन जोड़ों में हड्डियां एक सुरक्षात्मक उपास्थि और एक मोटे तरल पदार्थ से ढकी होती हैं जिसे श्लेष्मक द्रव के रूप में जाना जाता है।